अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर का एक टॉपिक द डाउनफॉल ऑफ असद रिजीम, यानी सीरिया में जो बशर अल असद का की जो हुकूमत है उसका डाउनफॉल हो चुका है और उसके पीछे वजूहात क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसका बैकग्राउंड कि जो असद की हुकूमत, असद फैमिली की जो हुकूमत है उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। फिर उसके पीछे हम पढ़ेंगे कि डाउनफॉल के पीछे इसके रीजंस क्या है, क्यों जो है असद का रिजीम कोलैप्स कर गया। इसके पीछे इंटरनेशनल फैक्टर्स भी हैं और डोमेस्टिक फैक्टर्स भी हैं। तो आइए सबसे पहले जो है ना पढ़ते हैं बैकग्राउंड में। तो बैकग्राउंड में अगर हम देखते हैं तो 1970 में 1970 में जो असद बशर अल असद के जो फदर है उसने जो है ना सीरिया पे हुकूमत संभाल ली और तब से लेकर जो है ना सीरिया पे वो हुकूमत करते चले आ रहे हैं। उसकी जब फदर की डेथ हो गई, बशर अल असद की फदर की डेथ के बाद बशर अल असद जो थे वो उसने हुकूमत संभाली और 2024 तक वो हुकूमत संभालते रहे। अब इस टाइमलाइन में यानी 1970 से लेकर 2024 तक उसकी हुकूमत किस तरह थी, उसमें कौन कौन से खामियां थे, तो वो कुछ वजूहात थी जो कि डोमेस्टिक फैक्टर्स में आते हैं जिसकी वजह से वो कोलेप्स कर गई। तो आइए ज़रा वो देखते हैं कि उसने हुकूमत में ऐसी क्या वजूहात थी, ऐसी कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हुआ। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो 1970 से लेकर 2024 तक, यानी ये एक ही फैमिली जो है ना सीरिया पे हुकूमत कर रही थी, असद फैमिली। पहले उसका बाप था, फिर 1990s में जो है ना उसकी फदर की डेथ के बाद जो है ना बशर अल असद आ गए सीरिया पे हुकूमत करने। अब ये जो हुकूमत है ये एक किस्म की मोनार्की है, यानी आपको पता होना चाहिए कि मोनार्की और यानी किंगशिप जो होती है और डेमोक्रेसी में फ़र्क होता है। डेमोक्रेसी में जो पावर होती है वो लोगों के पास होती है और हुकूमतें चेंज होते रहती है, यानी मास वोट डालते हैं और वोटों के ज़रिए से वो अपने प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। जबकि किंगशिप में ये होता है कि एक ख़ानदान होता है वही हुकूमत करता चला आता है, वोट नहीं होते, डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं होता। तो सीरिया में भी कुछ इस तरह का माहौल था, वहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई सिस्टम नहीं था। सिर्फ असद की जो फैमिली थी उसके पास पूरी की पूरी पावर थी, वही जो सेंटर ऑफ पावर था वो असद था और सारे डिसीजन वही लेता था। इसके अलावा इसमें कुछ जो उस पर इल्ज़ामात लगे थे, असद की जो हुकूमत थी उस पर कुछ करप्शन के चार्जेस थे। ओके, तो असद की जो हुकूमत थी उस पर करप्शन के भी चार्जेस थे। इसके अलावा उस पर जो गवर्नेंस सिस्टम था वो भी ठीक नहीं था, यानी उसके जो अपोजिशन के जो फोर्सेस होते थे, यानी कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाता था तो वो हार्ड पावर का इस्तेमाल करके उसको सप्रेस करते थे। फिर जो है ना हुआ क्या, तो एक टर्निंग पॉइंट आ गया 2011 में। तो 2011 का जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, असद की जो रिजीम थी उसके खिलाफ कई सारे तहरीक चल रहे थे, मुजाहरे हो रहे थे, रिबेल्स ग्रुप थे जो नहीं जो चाहते थे कि असद की हुकूमत ख़त्म हो जाए। तो उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट थे वो 2011 में एक सिविल वॉर में तब्दील हो गए। ठीक है, और इस दौरान एक रिबेल ग्रुप था जिसका नाम था, जिसको हम आजकल HT एस या इस तरह का कोई नाम है, इस तरह से पुकारते हैं। ओके, तो 2011 में ये एक रिबेल ग्रुप था HTS, ये भी एक जो कि अभी हुकूमत कर रहे हैं करंटली सीरिया पे जो है ना हुकूमत कर रहे हैं और जो कि एक मेन फैक्टर है बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ असद रिजीम। तो ये उस वक्त एक रिबेल ग्रुप की सूरत में उभर के सामने आया और जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे वो एक सिविल वार में तब्दील हो गए। और जो HTS था इसको जो है ना लीड कर रहे थे, जो आजकल आप देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा, जो इस्लामिस्ट जिहादिस्ट ग्रुप है वो लीड कर रहे हैं। और ये जो थे इनके पास मिलिट्री पावर भी थी और इसके पास जो है ना ट्रेंड मिलिशियस थे तो ये जो है ना असद रजीम के खिलाफ फाइट कर रहे थे और ये काफ़ी हद तक जो है ना असद रजीम को इन्होंने वीक कर रखा था। फिर उसके बाद आते हैं 2015 में। 2015 में हुआ कुछ यूं कि असद जो था वो थोड़ा सा वीक पड़ गया था, यानी
उसके कुछ इलाकों पे जो है ना एसटीएस ने कब्जे कर रखे थे। तो वो उसने क्या कर लिया, एक एक्सटर्नल हेल्प मांग ली रशिया से। उसने रशिया से मिलिट्री हेल्प मांग ली और रशिया ने जो है ना अपने फोर्सेस को सीरिया में भेज दिया, वहाँ अपने अपने बेसेस कायम किए। और रशियन फोर्सेस जो थे वो एचटीएस के खिलाफ असद गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे थे और उनके खिलाफ लड़ रहे थे, जिसकी वजह से असद की जो हुकूमत थी वो काफ़ी हद तक बरकरार रही 2024 तक। अच्छा, तो अब आते हैं मेन रीज़न के पीछे। जो असद की हुकूमत थी उसके पीछे जो यानी वो 2011 के बाद जो कायम रही, उसके पीछे जो मेन रीज़न थी वो था रशियन इन्फ्लुएंस। रशिया सपोर्ट था उसको, रशियन मिलिट्री सपोर्ट उसको हासिल था, यानी रशिया उसको मिलिटरीली सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब आते हैं थोड़ा सा 2022 की तरफ, जब रशिया यूक्रेन की जंग स्टार्ट हो गई। तो ये जो है ना रशिया यूक्रेन जो जंग है, ये इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या रीज़न बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ असद रिजीम, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, चूंकि रशिया जो था वो असद की रिजीम को मिलिट्री सपोर्ट कर रहा था, उसको वेपन प्रोवाइड कर रहा था रिबेल के खिलाफ लड़ने के लिए। तो 2022 से लेकर अभी तक जो 2024 तक तकरीबन 3 साल होने वाले हैं, वो यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है और यूक्रेन जो है ना उसको उसको अभी तक वो हरा नहीं पाया है, अभी तक जंग जारी है। अब इन 3 सालों में जो रशिया है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली भी वो वीक पड़ गया है और उसकी जो है ना फोर्सेस भी काफ़ी सारे जो है ना वहाँ पे मारे गए हैं। तो उसको एक्सटर्नल खुद ही हेल्प की ज़रूरत थी, मिलिट्री की और वेपन्स की और इसके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से उनका जो सपोर्ट था, रशिया का जो सपोर्ट था असद रजीम के लिए, वो जो है ना काफ़ी कम पड़ गया था। अभी जो आजकल का माहौल चल रहा है, तो अभी रशिया का इन्फ्लुएंस काफ़ी कम पड़ गया था, जिसका फ़ायदा उठाते हुए जो है ना एसटीएस ग्रुप ने क्या किया, अपनी जो वो थी वो बढ़ा दी और रशिया जो असद की रिजीम था उसको कोलैप्स करने के लिए वो दोबारा से फिर से उस वक्त वो एक्टिव हो गई। अच्छा, तो एक तो ये रीज़न थी कि रशिया का जो सपोर्ट था वो जो है ना इसकी वजह से, रशिया यूक्रेन की वार की वजह से, चूँकि वो वहाँ पे मसरूफ़ था अपनी जंग में और उसका इन्फ्लुएंस जो था वो असद को वो ही सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उस एक लेक ऑफ सपोर्ट की वजह से असद की रजीम जो है ना काफ़ी वीक पड़ गई थी और वो एसटीएस के खिलाफ लड़ने के लिए उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे। इसके अलावा एक और जो रीज़न है, मेन रीज़न है बिहाइंड द डाउनफॉल ऑफ असद रिजीम, वो है इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। तो दूसरी जो रीज़न है वो है इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट। अच्छा, अब ये जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है और इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट है, इनका जो है ना इनडायरेक्ट इफेक्ट है और इसको हम कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। इन दोनों फैक्टर्स का जो है ना वो कौन सा इफेक्ट, डोमिनो इफेक्ट। अच्छा, इन दोनों, ये तो दोनों जंगें हो रही हैं, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, हो चुका था उस पे असद की रेजिम पे, क्योंकि रशिया यूक्रेन वार से जो है ना रशिया का जो सपोर्ट था वो असद के लिए जो है ना कम पड़ गया, इसकी वजह से असद रेजिम वीक पड़ गया। दूसरा जो इसराइल फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें अगर हम देखते हैं जो इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट इज नथिंग मोर बट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इसराइल एंड ईरान। चूंकि जो हमास था वो ईरान की एक प्रॉक्सी समझी जाती है, इंटरनेशनली ग्लोबल लेवल पर आप देखते हैं तो ईरान की जो है ना मिडल ईस्ट में जो प्रॉक्सीज है, स्पेशली हिजबुल्ला है, हमास है, यमन में जो है ना यो होतीज़ है, इसके अलावा ये तीन जो है ना मेन प्रॉक्सीज है ईरान के जो इसराइल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और इसराइल ने काफ़ी हद तक हमास को डिस्ट्रॉय किया है, हिजबुल्ला को भी डिस्ट्रॉय किया है और यमन में वो अब होतीज़ के खिलाफ भी काफ़ी हद तक जो है ना वो लड़ रहे हैं। तो हिजबुल्ला को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया था और हम हमास को भी काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय किया था। तो ईरान दो तरह से सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा था। एक तो वो डायरेक्टली ईरान की जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स है वो उन्होंने भेजे थे असद रजीम की सपोर्ट में, जो कि एसटीएस के खिलाफ लड़ रहे थे। और दूसरा जो था हिजबुल्ला का सपोर्ट था ये असद रजीम को। तो असद रजीम को तीन सपोर्ट हासिल थे, हिजबुल्ला का सपोर्ट हासिल था जो कि ईरान की एक प्रॉक्सी है,
तीसरा, ईरान डायरेक्टली उसको रिवोल्यूशनरी गार्ड से सपोर्ट कर रहा था और रशिया का भी सपोर्ट हासिल था। अब जो ईरान इसराइल की ने जो हिजबुल्लाह को वीक कर दिया है, उसके काफ़ी सारे लीडर्स को मार दिया है, जिसकी वजह से हिजबुल्लाह जो है ना खुद बहुत ही वीक पड़ गया है। तो हिजबुल्लाह का जो सपोर्ट था वो भी उसके लिए, असद रजीम के लिए ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से असद रजीम वीक पड़ गया था। और ईरान का जो सपोर्ट था वो भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस उसका ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उनकी जो प्रॉक्सीज थी, ईरान जो है ना वो इनडायरेक्टली प्रॉक्सीज के ज़रिए से जो है ना असद रजीम को सपोर्ट कर रहा था, और उधर इस फ़लस्तीन में इसराइल के हमास को सपोर्ट कर रहा था। उसकी ईरान की प्रॉक्सीज, ईरान का इन्फ्लुएंस कम पड़ गया, तो वहाँ ईरान से जो सपोर्ट आ रही थी असद रजीम को वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी, और रशिया से जो सपोर्ट आ रही थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। और इसके अलावा उसके खिलाफ जो HTS था, इस दौरान इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हुए HTS ने इस दौरान जो है ना उसकी जो दमस्कस था, जो मेन कैपिटल है, उसको अब कैप्चर किया, और इसके नतीजे में जो बशर अल असद था उसको वहाँ अपनी हुकूमत जो है ना उसकी कोलैप्स कर गई, और वो वहाँ से भागकर रशिया में चला गया, और इसके नतीजे में जो रशियन फोर्सेस थे वो भी वहाँ से चले गए। तो इसका नतीजा क्या निकलता है, अगर हम इस ओवरऑल इसका वो देखते हैं, तो कुछ एनालिस्ट का ये भी मानना है कि जो HTS है, उन्होंने इतनी जल्दी कैसे कब्जा कर लिया, मतलब कि अंडर 2 वीक्स उसने जो है ना शाम को, यानी सीरिया को फतह कर लिया, सीरिया के बहुत सारे इलाकों पर उसने कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत बना ली। तो उसके पीछे 3 तो वजूहात ये थे कि असद की जो रजीम थी वो वीक पड़ गई थी। इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स भी थे जो जिस तरह वेस्टर्न थे, यूरोपियन थे, तो